नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव का ऐलान होने के बाद और वोटिंग की तारीख तय होने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर, किसी रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों के यहां सर्जिकल स्ट्राइक हो गई हो, सीबीआई की और ईडी की। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में आज ऐसा हुआ। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, उनके बेटे पर फंदा कसा ईडी ने, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के गोविंद सिंह, इनके यहां छापे पड़े, कई ठिकानों पर छापे पड़े। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से कुछ मामले 12 साल पुराने थे, 12 साल पुराने। अब दोस्तों, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव के बीचों बीच बदले की भावना से ये जो कार्रवाई हो रही है, छापे मारे की, इसकी नौबत क्यों आई? मोदी और अमित शाह को ईडी का ये ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? क्या राजस्थान भी हाथ से निकल रहा है? तेलंगाना तो निकल ही रहा है, छत्तीसगढ़ में हालत खराब है, मध्य प्रदेश में हालत खराब है। क्या राजस्थान भी हाथ से निकल रहा है मोदी के? क्या स्कोर 5-0 होने जा रहा है? और शायद इसीलिए सारे नियम ताक पर रख के, सारी परंपराएं ताक पर रख के मोदी जी को फिर से ईडी का ब्रह्मास्त्र प्रयोग में लाना पड़ा है। अब दोस्तों, अंदर की खबर यह है, ईडी के अंदर की खबर यह है कि कुछ ऐसे ऑफिसर थे या अफसरों की एक लॉबी थी जो इस पुराने मामले में छापे नहीं डालना चाहती थी चुनाव के बीचों बीच, और वो रेसिस्ट कर रही थी, मना कर रही थी। लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि सारा खेल, ऐसा लोग कहते हैं, 72 घंटे में हो गया। लेकिन पहले जानते हैं कि ये जो ऑफिसर्स थे, ये जो कुछ ऑफिसर्स थे, जो सूत्र बता रहे मेरे, ये क्यों नहीं चाहते थे कि पुराने मामले की फाइल खोली जाए, कई साल पुराने मामले की फाइल खोली जाए, इलेक्शन के बीचों बीच खोली जाए और बदले की भावना से खोली जाए। कौन अफसर थे और क्यों छापा नहीं डालना चाहते थे, क्यों मना कर रहे थे? पहले वो पॉइंट्स देखते हैं, फिर बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मोदी के दौर में, और वो भी ईडी और सीबीआई में, कोई अधिकारी ये तो नहीं बताएगा ऑन रिकॉर्ड कि हमने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि जो ऑब्जेक्शंस थे कि इस छापे को या तो डिले करें या बाद में करें, उसके कारण क्या थे, क्यों लोग हिचकिचा रहे थे ईडी में। नंबर 1, उनका ये मानना था कि इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुकी है। अब इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुकी है, इलेक्शन के बीचों बीच इस तरह की कार्रवाई करना, और वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड 100%, इसलिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। उनका ये कहना था कि साहब 3 हफ्ते बाद वोटिंग है, 3-4 हफ्ते बाद, यानी 25 नवंबर को, इसके बाद अगर ये छापे डाले जाएं तो ठीक है, हम तब डाल सकते हैं। इसको पहले ना किया जाए, अभी ना किया जाए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अब इस आचार संहिता के बीच में एक पुराने मामले को खोलना है, पुरानी फाइल खोलना, 12 साल पुरानी फाइल जो अब तक नहीं खोली गई, पिछले 5 साल में नहीं खोली गई, उस फाइल को अब एक्टिवेट करना, और उसमें भी चीफ मिनिस्टर को टारगेट करना इन द मिडल ऑफ इलेक्शंस। यहां पर थोड़ा सा आशंका थी अधिकारियों को, और अधिकारियों को जो डर है, वो डर मोदी जी का नहीं है, वो डर जो है वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है, उनको डर इन साहब का है कि मामला अगर इनके पास गया तो हम फिर क्या जवाब देंगे। यहां बच रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जो आखिरी पॉइंट है, वो ये है कि मेरे सूत्र बताते हैं कि इन अधिकारियों को यह भी कहना था कि ये जो मामला है 12 साल पुराना है, और जो प्रदेश अध्यक्ष पे जो पेपर लीक का मामला है वो भी पुराना है। इस मामले में या इन दोनों मामले में तत्कालिक कार्रवाई की जरूरत नहीं थी, तुरंत एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड कि आप तुरंत एक्शन लें, 10 दिन बाद भी ले सकते थे। अगर 4 साल रुक सकते हैं या 12 साल रुक सकते हैं तो 4 हफ्ते और भी रुक सकते थे, ये भी एक तर्क था। लेकिन प्रेशर तो प्रेशर ही है। प्रेशर आया, किस पर आया ये भी बता रहा हूं। अब किसका फोन गया, किसने ईडी में फोन उठाया, किसने अधिकारियों से कहा 72 घंटे के अंदर कि जाइए एक्शन करिए, इस पर मैं आ रहा हूं। लेकिन
एक सवाल जो आज सचिन पायलट ने उठाया। सचिन पायलट आज पहली बार अशोक गहलोत के लिए अच्छे बोल बोले और सचिन पायलट का जो तर्क था वो काफी गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच चीफ मिनिस्टर को टारगेट करना या पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट को टारगेट करना ऐसा कभी नहीं हुआ था और खासकर पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए। एक बार जरा पायलट साहब को सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार 5 साल से सो रही थी। भारत सरकार को 4 साल 11 महीने तक कभी संज्ञान में नहीं लिया, कभी उनको याद नहीं आई, कभी कार्रवाई की सोची नहीं। जब चुनाव घोषित हो गए, आचार संहिता लागू हो गई है, चुनाव मतदान की तारीख सामने आ गई है, तब जाके आप कह रहे हैं हम एक्शन ले रहे हैं। बिना प्रमाण के लोगों को आतंकित करना, ये तो एक तरह का जंगल राज हो जाएगा ना। दोस्तों, खबर पर बढ़ने से पहले मैं जरा चाहता हूं कि ईडी के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा कर लूं। ईडी जो काले धन पर छापा मारती है, नंबर 2 का पैसा पकड़ती है, बाहर से विदेश से जो पैसा आता है, मनी लॉन्ड्रिंग जिसे कहते हैं, उसको पकड़ती है। ये दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है और इसके जो बॉस होते हैं ईडी के, वो ईडी के डायरेक्टर। आज की तारीख में ये सब बॉस हैं। राहुल नवीन, इनसे पहले संजय मिश्रा थे जिनको लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हुई। राहुल नवीन साहब रिपोर्ट करते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी को, राजस्व सचिव, और राजस्व सचिव रिपोर्ट करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, और फाइनेंस सेक्रेटरी रिपोर्ट करते हैं निर्मला सीतारमण। आप यूं कह सकते हैं कि राहुल नवीन साहब जो ईडी डायरेक्टर हैं, इनके जो बॉस हैं वो निर्मला सीतारमण है, बिग बॉस, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन हकीकत में मोदी जी के दौर में ये साहब 2 ही लोगों की बात सुनते हैं, 2 ही लोगों के इशारे समझते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं, 2 लोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होम मिनिस्टर ऑफिस, 2 लोगों के ही इशारे ये समझते हैं। अब किसका प्रेशर था? फोन या तो पीएमओ से गया या फोन एचएम के ऑफिस से गया, होम मिनिस्टर के ऑफिस से गया। मैं आप पर छोड़ देता हूं। वैसे चाहे मोदी जी ने फोन किया हो या अमित शाह ने फोन किया हो, बात तो एक ही है, गुजरात लॉबी। अब दोस्तों, जो सारा ऑपरेशन था टॉप सीक्रेट रखा गया। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के बेटे पर स्ट्राइक और साथ ही साथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट गोविंद सिंह के यहां छापे, और भी कई नेताओं के यहां छापे पड़े कांग्रेस के, उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा। 2 लोग, टारगेट 2 ही थे, यानी पूरी तरह से चीफ मिनिस्टर को डिस्टर्ब करना और पूरी तरह से कांग्रेस का जो संगठन जिनके हाथ में था राजस्थान में, या चुनाव अभियान जिनके हाथ में था, गोविंद सिंह, उनको डिस्टर्ब करना। अब ऐसा लोग कहते हैं कि ईडी में कानों कान खबर नहीं थी। हालांकि प्लानिंग 4-5 दिन से चल रही थी कि छापा कहां से मारा जाएगा, कौन सी टीम को सुपुर्द होगा, लेकिन मालूम किसको नहीं, किसी को नहीं था, सिर्फ इन्हीं साहब को मालूम था। अब मेरे सूत्र ऐसा कहते हैं कि कल रात ईडी में कुछ लोगों को अलर्ट किया गया कि जयपुर में ये स्ट्राइक होनी है, और उसके बाद ये छापेमारी शुरू हुई। टारगेट पे, जैसे मैंने कहा, गोविंद सिंह थे, कुछ और कांग्रेसी नेता थे, और ये जो पूरा ऑपरेशन आप कह सकते हैं, सरकार में भी 2 ही लोगों को पता था। अब दोस्तों, एक्सपर्ट्स के पास तो चलेंगे। आज अशोक वानखेड़े हमारे एक्सपर्ट हैं, अशोक वानखेड़े टाइगर और प्रोफेसर रविकांत। लेकिन उससे पहले जो मैंने सवाल पहले किया था कि टारगेट क्या है, मकसद क्या है, मोटिव क्या है, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है चीफ मिनिस्टर और स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट पे, 2-3 पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूं बहुत जल्दी। ऑब्वियसली जो पहला जो मकसद है वो यही है कि गहलोत जो चीफ मिनिस्टर हैं और गोविंद सिंह जो पार्टी चीफ हैं राजस्थान के, इन दोनों के हाथ में ही दरअसल लगाम है चुनाव की। राहुल गांधी भी जा रहे हैं, प्रियंका भी जा रहे हैं, लेकिन लगाम तो इन्हीं के हाथ में, मालिक मुख्तार तो यही है राजस्थान के। और अगर इन्हीं को डिस्टर्ब कर दिया जाए, एक के बेटे पर शिकंजा और एक पर खुद छापे, तो अगर इन दोनों को डिस्टर्ब किया जाए तो पूरा चुनाव कैंपेन, ये जो 15-20 दिन बड़े क्रूशियल हैं, इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। दूसरी चीज, बीजेपी के थिंक टैंक्स का मानना है कि अगर गहलोत को उनके बेटे को लेकर फंसा दिया जाए, पहले समन, फिर इंट्रोगेशन, इधर चुनाव चल रहा है, उधर बेटे का इंट्रोगेशन है, बेटे पे तलवार लटकी हुई है, एक ब्लैकमेल सिचुएशन है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जेल भी भेजा जा सकता है उनके बेटे को। ऐसी सिचुएशन में 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जो गहलोत पर्सनली इन्फ्लुएंस करते हैं। इन 40-50 सीटों पर
कांग्रेस की जो गणित है, व्यूह रचना है, रणनीति है, वो गड़बड़ा सकती है। और एक और पॉइंट, पैसों का जो मूवमेंट रहता है, कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री की नजर में रहता है, कहीं ना कहीं वो प्रदेश अध्यक्ष की नजर में रहता है, और पैसों का जो मूवमेंट है बहुत क्रूशियल होता है चुनाव में। जी हाँ, तो वो पैसों का मूवमेंट भी डिस्टर्ब होगा अगर टॉप के 2 आदमी डिस्टर्ब रहेंगे 20-21 दिन तक। अब दोस्तों, ईडी की कहानी तो आपने जान ली है, जो सर्जिकल स्ट्राइक ईडी ने की है चुनाव के बीचों बीच। लेकिन राजनीति की जो कहानी है कि ऐसा मोदी ने वाकई क्यों किया, क्या मजबूरियां थी और क्या हासिल करना चाहते और क्या खो देंगे मोदी, क्या ये तीर उल्टा भी पड़ सकता है, ये जो छापे का तीर, मुझे लगता है ये भी एक बड़ा सवाल है। और सीधे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, अशोक वानखेड़े टाइगर के पास और प्रोफेसर रविकांत साहब के पास। सुनिएगा इनकी बातों को, एक सेकंड ओपिनियन है पर्दे के पीछे की कहानी का, गौर से सुनिएगा। टाइगर, मेरा पहला सवाल है कि मतदान होने जा रहे हैं, वोटिंग एकदम करीब आ चुकी है, और इस बीच जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स थोड़ा सा परहेज करते हैं, ऐसे वक्त पर ईडी छापा मार रही है कांग्रेस के चीफ पर, राजस्थान के। ईडी घेर रही है चीफ मिनिस्टर के बेटे को, चीफ मिनिस्टर की घेराबंदी, अशोक गहलोत की घेराबंदी, कांग्रेस के चीफ की घेराबंदी, दो सबसे बड़े नेता राजस्थान में। आपको क्या लगता है कि मोदी और अमित शाह क्या इतने डेस्परेट हो गए, घबराहट इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा बौखला गए हैं, या मैं ये कहूं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती कर गए मोदी और शाह? नहीं दीपक भाई, मैं इसको गलती तो नहीं मानता ना, मैं मानता हूं कि कोई सरप्राइज एलिमेंट है। मुझे ताजुब इसलिए हो रहा था कि अभी तक ईडी आई क्यों नहीं, ईडी आई क्यों नहीं, केस लेके कोई आई क्यों नहीं। क्योंकि 2014 के बाद का लगातार इस राजनीतिक दल जो केंद्र में बैठा हुआ है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां ईडी पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है, सीबीआई। आप 2014 के बाद के चुनाव देखिए, कर्नाटक, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात छोड़ के ऐसा कौन सा राज्य है जहां ईडी नहीं पहुंची? बताइए मुझे, राज्य बताइए। तो ईडी तो ये इलेक्शन प्लानिंग का इंटीग्रेटेड पार्ट है। जैसी एक लिस्ट मांगता है इलेक्शन कमीशन कि आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट दीजिए, वैसे अब इलेक्शन कमीशन ने इनको यह भी बोलना चाहिए कि ईडी कहां कहां जाएगी, इसकी भी लिस्ट दे दीजिए। ईडी एक राजनीतिक टूल है। इन चुनाव के समय 15-15 साल पुराने केसेस निकालकर चुनाव के बीच में आप किसी को एंगेज कर देते हैं, क्योंकि अपनी लाइन तो बड़ी कर नहीं सकते। आपके पास उपलब्धियों के नाम पे सिवाय नाकामी के कुछ नहीं है। आपने सिवाय मन की बात की, हवाबाजी की, पिछले 10 सालों से कुछ नहीं किया। जब परोसने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आप दूसरे की लाइन काटते हैं, उसको छोटा करते हैं अपना कद बड़ा करने के लिए। पिछली बार जब सचिन पायलट ने थोड़ा विद्रोह करने का प्रयास किया और गहलोत सरकार बचा रहे थे, तब भी ईडी सीबीआई घुस गई थी। गहलोत के भाई को उठाया था, तब जिस होटल में विधायक रखे थे उस होटल वाले को उठाया था। लेकिन टाइगर उनके जो बेटे को सम्मन दे दिया। अरे भाई, 12 साल पुराना मामला, 12 साल पुराना मामला ईडी को अब याद आया जब चुनाव हो रहे हैं। 12 साल, अरे जिस दिन अभी जिस हिसाब से किताबों में बदलाव होने वाला है, आने वाले 5-10 सालों में पुनर्जन्म में लोग विश्वास रखेंगे। उस टाइम ईडी कहेगी कि 1947 में एक केस बना था, लेकिन साहब उसकी मृत्यु हुए 8-25 साल हो गए, आप उसका पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में मतलब पुराने जीवन के मामले भी ले आएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, पुराना कोई यदि एक आधा अपराधी मर गया हो तो ये प्रेजेंट आदमी को बोलेंगे तू उसका पुनर्जन्म है, तुझे हम लेके जाते हैं। नौबत आ गई, ये नौबत आ गई है ईडी की, और तब भी हास्यास्पद लगना नहीं चाहिए। रविकांत जी, आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत का नुकसान होगा? क्या अशोक गहलोत को अमित शाह ने और मोदी ने इस ईडी के छापों के जरिए उलझा दिया है?
या अल्टीमेटली अशोक गहलोत का फायदा कर दिया है? दीपक जी, पहली बात तो ये है कि जो चाणक्य नीति हुआ करती थी वो अब फेल हो चुकी है। पहले चाणक्य जब नीति। ईडी के छापे पड़ते थे तो लोग थोड़ा भरोसा करते थे, और अब तो बात समझ में आने लगी है कि टाइमिंग क्या है। बीच चुनाव में जब वोटिंग की डेट तय हो चुकी है, उस वक्त अगर आप ईडी के छापे डलवा रहे हैं, सम्मन भेज रहे हैं, तो मैं इसको एक ही वाक्य में कहूंगा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, और ये ब्लेंडर है। क्योंकि यही एकमात्र राज्य था जहां पर बीजेपी की कुछ संभावनाएं दिख रही थी। बाकी 4 राज्यों में तो सुपड़ा साफ है, अभी से दिख रहा है। राजस्थान में इसलिए उम्मीद थी कि एक रवायत भी चली आ रही थी 30 साल से कि हर 5वें साल पर सत्ता बदलती है, और वहां पर कांग्रेस की सरकार थी तो एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। सचिन पायलट और गहलोत के बीच का थोड़ा झगड़ा भी था उस बीच में। तो जिस राज्य में केवल उम्मीद थी, वहीं आपने आखिरी समय पर जो खेल किया, सोचा हम घेर लेंगे और उसके जरिए माहौल बीजेपी के पक्ष में बनेगा, ये मुझे लग रहा उल्टा हो गया है। बीच में जो माहौल थोड़ा सा बन रहा था, अब ये और विपरीत दिशा में जाएगा। तो ब्लेंडर है ये, और अगर मैं इसको ये कहूं कि 9.5 साल का सबसे बड़ा ब्लेंडर, तो इसमें अच्छी उक्ति नहीं होगी। मोदी का 9.5 साल में सबसे बड़ा ब्लेंडर। टाइगर, एक चीज हम ये नहीं कह सकते कि मोदी जो है उनको तजुर्बा नहीं है या अमित शाह को तजुर्बा नहीं है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि अमित शाह जो है वो एक नाकाम नेता है। जिस तरह से अमित शाह ने 2014 से लेकर और अब तक 2 बार लोकसभा के चुनाव जिता के दिए हैं मोदी को, और प्रचंड बहुमत के साथ दिए, तमाम ऐसे राज्य जीत के दिए, असम, हरियाणा, जो बीजेपी कभी जीत नहीं पाई थी, वो अमित शाह जो अब तक कामयाब थे, आज अमित शाह को टाइगर क्या हो गया है? आज क्या हो गया है कि आज ये नौबत आ गई है कि ईडी के छापे वो तब पड़वा रहे हैं जब आचार संहिता लग चुकी है? क्या इतनी घबराहट है अमित शाह में? घबराहट नहीं, गुरूर है। गुरूर यह है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमने महाराष्ट्र में सरकार, हारिया हुई चुनाव में भी सरकार बना लेते हैं। ये ईडी का करिश्मा है। महाराष्ट्र में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, कर्नाटक में हो गया। जहां आप चुनाव हार गए हो वहां पे भी आप सरकार बना लेते हो। ये ईडी का करिश्मा है। तो अब अमित शाह जी को यह पता है कि उनका जुगाड़ सिस्टम जहां फेल होता है, वहां फिर डर। टाइगर, एक चीज, मेरी आज किसी से बात हो रही थी टाइगर, और वो ईडी के ही से जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि साहब 3-4 दिन पहले तक ऐसी बात नहीं थी। ये उनका ये अनुमान था कि ये जो फैसला लिया गया है 72 घंटे के भीतर लिया गया है। तो 72 घंटे में राजस्थान में टाइगर ऐसा क्या हो गया? मतलब 3-4 दिन में ऐसा क्या हो गया? क्या बीजेपी को लगने लगा कि वो राजस्थान भी हार रही है? क्या बीजेपी को लगने लगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? या उनको लगा कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी तरह से गहलोत को फंसाओ, किसी तरह से कांग्रेस के प्रदेश चीफ को फंसाओ, उनको उलझा दो और अपना रास्ता निकालो? ये 3-4 दिन में क्या हो गया? देखिए, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, रविकांत जी ने, कि बाकी जगह तो सुपड़ा साफ है। एक थोड़ी बहुत एक आशा है, आशा की किरण एक बहुत लाइट, वो राजस्थान से उन्होंने थोड़ा सरेंडर भी कर लिया महारानी के सामने। उनके लोगों को टिकट भी दे दिए, सब कुछ करने का प्रयास किया। सब कुछ होने के बाद अब वो कोई भी चांस लेना नहीं चाहते राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान भी हाथ से चला गया तो 2024 में जो परसेप्शन बनेगा वो बहुत भयावह होगा। इसलिए कम से कम एक तो जीत होनी चाहिए। तो उस जीत के चक्कर में इन्होंने और इंथुजियास्टिक होकर ये ईडी का खेल किया। मतलब आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हर हाल में जीत चाहिए, विनिंग, मतलब विक्ट्री एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर जीत। और इसलिए ये आखिरी जो शस्त्र था वो चल दिया अमित शाह ने, आप ये कहना चाह रहे हैं? लेकिन ये जो शस्त्र है ये अक्सर बुमरांग होता हुआ दिखाई देता है। महाराष्ट्र में शरद पवार पे नोटिस दिया,
वो ऐसा भुमरैंग हो गया कि शरद पवार सत्ता में आ गए। क्योंकि अब लोगों को ये समझने लगा है कि टाइगर खोल के बताइए, टाइगर मैं खोलकर चाह रहा हूं, आप शायद ये कह रहे हैं कि अमित शाह का जो ये तीर है ईडी का आखिरी वक्त जो चला है, ये पलट के उल्टा लगेगा? भयानक रूप से। मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र में शरद पवार की उम्र देखो, उनकी कैंसर से तकलीफ देखो, और उस आदमी को सारा महाराष्ट्र का यूथ पीछे लग गया क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता पे हाथ डाला है आपने ओम प्रकाश, जो गोविंद सिंह डोटसा, गोविंद सिंह जी, हाँ गोविंद सिंह जी, ये जाटों के बड़े नेता हैं। यदि कल अशोक गहलोत का उम्र की वजह से और किसी कारण मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता तो अगले दावेदार गोविंद सिंह जी हैं। एक तरफ जाटों के महारानी को आपने 5 साल तक आहत किया, एक जाटों का एक बड़ा नेता है जिसको आप ईडी का समझ दे रहे हो पेपर लीक मामले में। क्या कोई देश का एक राज्य बताइए मुझे दीपक जी, एक राज्य बताइए जहां पेपर लीक के मामले नहीं है? क्या गुजरात में मामले नहीं है पेपर लीक के? मध्य प्रदेश में पास में, उत्तर प्रदेश में जहां से आप आते हैं, रविकांत जी बैठे, पूछिए इनको, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। वहां क्यों नहीं ईडी पहुंचती? ईडी उसी के पास पहुंच रही है जो मोदी को भारी पड़ रहा है, तो जनता में उसकी इमेज उतर के आती है, अरे बाप रे ईडी भेजा मतलब मोदी नहीं निपट पा रहे इससे, अब ईडी का उपयोग लाया है। एक चीज प्रोफेसर साहब आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो छापे हुए हैं, ठीक है, एक मामला पेपर लीक का है, लेकिन अगर हम अशोक गहलोत के बेटे का मामला देखें तो ये 12 साल पुराना मामला है, 12 years old, और उसमें भी वैभव गहलोत जो बेटे हैं मुख्यमंत्री के, उनके पार्टनर पर छापे पड़े थे, यानी जो उनका जो पार्टनर थे, आज अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे बेटे के वो पार्टनर थे, है नहीं? तो ये 12 साल पुराना मामला, वो भी पार्टनर्स का, इसको अचानक एक्टिवेट करना, जिंदा करना, आपको क्या लगता है ये क्या मैसेज, पब्लिक को क्या मैसेज जा रहा है? जो वोटर है राजस्थान का, उसको डॉक्टर साहब ये मैसेज क्या है? पब्लिक इस बात को समझ रही है कि अब मोदी जी का चेहरा काम नहीं कर रहा है तो एडी को ला रहे हैं, और अशोक गहलोत जो वहां पर तो लोग उनको जादूगर कहते हैं, सारी एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने धीरे धीरे खत्म कर लिया। सचिन पायलट के साथ भी उनके ताल्लुक अच्छे हो गए और दोनों लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे थे। इससे घबरा करके, और अभी 2 दिन में जो तमाम वादे हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो ऐलान हुए कि घर की मुखिया महिला को 10,000 रुपया सालाना हम देंगे, तो जो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी नरेंद्र मोदी ने, उस पर सीधे तरीके से अपना दावा पेश कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। और प्रियंका गांधी ने तो जो मुस्कुरा करके कहा कि मोदी जी का लिफाफा खाली है, अब उस खाली लिफाफे को भरने के लिए ईडी का छापा है। ये गहलोत के बेटे पर छापा नहीं है, अपना दामन कैसे अब थोड़ा भरा जाए, झोली कैसी भरी जाए और इस राज्य को बचाया जाए। लेकिन इसी में यही मात खा गए कि बीजेपी ये समझ रही थी, मोदी जी ये समझ रहे थे कि इससे हम कांग्रेस को थोड़ा डिफेम करेंगे और ये जो कल परसों वादे हुए हैं इनको हवा में गायब कर देंगे। लेकिन हुआ उल्टा कि अब पब्लिक ये समझ रही है कि आप खिसिया करके ये करने जा रहे हैं, लोगों को परेशान करने के लिए जा रहे हैं, और इसका जो प्रभाव पड़ने जा रहा है वो बीजेपी पर उल्टा पड़ने जा रहा है। सिंपैथी मिलेगी अशोक गहलोत को। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, लोग कह रहे हैं कि जैसे 27 अक्टूबर को वैभव गहलोत को इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया है, उसके बाद इस तरह की संकेत मिल रहे हैं कि 2-4 दिन बाद अशोक गहलोत के बेटे को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा सकता है। अगर अशोक गहलोत के बेटे को 12 साल पुराने मामले में जेल भेजा जाता है और ईडी के हाथ अशोक गहलोत की गर्दन तक पहुंचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के लिए एक बहुत मेजर धक्का होगा, क्योंकि सारी कमान चुनाव की इस वक्त अशोक गहलोत के हाथ में। अगर अशोक गहलोत के बेटे को जेल भेजा, परिवार को डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या ये कांग्रेस के लिए एक 440 वोल्ट का झटका है, या कहीं ना कहीं 440 वोल्ट की एनर्जी दे रही है? एनर्जी दे रही है दीपक जी।
एनर्जी। अशोक गहलोत तैयार, हाँ अशोक गहलोत तैयार थे इसके लिए। अशोक गहलोत क्या वहां पे बघेल कब से कह रहे हैं कि मेरे को जेल में डालो। वहां अभिषेक बंगाल में नहीं तो जेल मुझे मुझे जेल में क्या डालो। होगा? क्या होगा? जेल से चुनाव लड़ेंगे, इस देश का इतिहास है। इमरजेंसी के वक्त कई लोग जेल से चुनाव जीते, शहीद होकर आएंगे बाहर। ये अघोषित आपातकाल है। दो गुजराती यदि ये सोचे कि उनका ढोकला दाल बाटी चूरमा के साथ चलेगा, ये होगा नहीं गुरुजी। प्रोफेसर साहब, नाश्ता होता है, खाना खाना होता है। और आपने एक बात और कहना चाहूंगा मैं, आपने ओपनिंग रिमार्क में कह दिया कि दूल्हा बैठ गया घोड़ी पे, सब कुछ तैयार हो गया और एकाएक ईडी पहुंची। ये ईडी नहीं पहुंची। जब दूल्हा निकलता है बारात में तो कई जगह पे किन्नर पहुंचते हैं मांगने। ये किन्नर है। लास्ट कमेंट मैं कर रहा हूं, टाइगर का ही सवाल है प्रोफेसर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, कमेंट उस पर आपके भी चाह रहा हूं। अगर अशोक गहलोत के बेटे को जेल भेजा और परिवार पे शिकंजा कस दिया, तो आपको लगता है कि 440 वोल्ट का झटका होगा या 440 वोल्ट की ऊर्जा मिलेगी? होगा क्या फिर? देखिए दीपक जी, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और डरो मत नारा दिया और कांग्रेस पार्टी सड़क पर आ गई, तब से कोई चिंता नहीं है उनको। बघेल साहब का तो नाम लिया ही, किस किस को डालोगे, डालो ना। और इस देश की जनता, इस देश का इतिहास गवाह है कि जो भी जेल गया जय जयकार उसी की होती है। जॉर्ज फर्नांडिस का वो मैं याद कर रहा हूं, वो हाथों में, इंदिरा गांधी को भी जेल भेजा था और हुआ क्या था, लोगों ने अपना हीरो बना लिया। फिर अशोक गहलोत के बेटे को अगर इन्होंने जेल भेज दिया तो जिसकी उम्मीदें थी वो भी खत्म हो जाएगा। और दीपक जी 12 साल की आप बात कर रहे थे, आज 1 साल हुआ है खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए। कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है। खड़गे साहब ने भी हमला किया है ईडी पर, और ये वो खड़गे हैं 55 साल का लंबा करियर, दलित समाज से आते हैं, और वो कार्ड खेल दिया उन्होंने कि ये जो ईडी वीडी जो पालतू रखे हैं ना, ये अब उनका नहीं चलेगा, ये भौंकना और काटना। लोग जब खड़े हो जाते हैं वो तैयार हो करके, तो फिर जनता उनके साथ खड़ी होती है। मैं तो समझता हूं ये बड़ा ब्लेंडर है, और जो उम्मीद भी थी राजस्थान में वो भी अब उम्मीद खत्म हो रही है, और लोग अब इस बात को जान गए हैं कि मोदी के पास कुछ नहीं है, ना वादे हैं, ना दावे हैं, ना योजनाएं हैं, केवल ईडी है। जी टाइगर, लास्ट कमेंट। एक निर्दलीय एमएलए थे, बीजेपी कई सालों से, मतलब पूरे 5 साल प्रयास करती रही कि वो बीजेपी के साथ आ जाए, वो कांग्रेस के साथ चले गए, हुडला। उनके भी 7 जगह पे ईडी ने रेड की, रेड कर दी, उनको भी हमारे जीवन दान दे दिया। हम तुझे दिखाएंगे, जीवन दान दे दिया। अब हुडला साहब भी हीरो हो गए। जी हुडला साहब ने भी बता दिया कि मोदी को मैं भी भारी पड़ रहा हूं भैया। एक बात प्रोफेसर साहब ने भी कही जिस पर मोहर लगाई टाइगर ने, कि कहीं ना कहीं समय जो होता है, एक वाक्य, इस समय ईडी का छापा का मतलब तमगा है कि ये व्यक्ति मोदी के खिलाफ लड़ रहा है, मोदी इनसे डरते हैं, ये तमगा बन गया है। जी आप दोनों आए और दोनों ने जो एक चीज अंडरलाइन की है, रेखांकित की है, वो ये है कि इस पूरे मामले में भले ही 12 साल पुराना जो भी मामला हो, या गोविंद सिंह जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन पर पर्चा लीक के आरोप हो, ये जो भी मामले अपनी जगह हैं और इनका हिसाब किताब ऐसे मामलों का होना चाहिए, लेकिन आप दोनों ने कहा कि टाइमिंग ऐसी है जो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। और टाइगर ने तो यहां तक कह दिया कि कभी कभी शक होता है मुझे कि अमित शाह वाकई मोदी की मदद कर रहे हैं, मोदी को नुकसान कर रहे हैं, ये भी टाइगर ने कहा। और एक चीज बहुत साफ है कि अभी तक अगर अशोक गहलोत थोड़ा सा भी पीछे थे और बीजेपी को अगर थोड़ा सा भी एज था राजस्थान में, उसकी कहीं ना कहीं बराबरी कर दी है। और आने वाले समय में अगर अशोक गहलोत के बेटे जेल जाते हैं तो जैसे टाइगर ने कहा कि फिर बाजी ही पलट जाएगी। और प्रोफेसर साहब ने कहा कि इट विल बी अ ब्लंडर, 9.5 साल का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। आप दोनों मेहमान आए,
बहुत खुलकर, बहुत बेखौफ तरीके से आपने तस्वीर को सामने रखा। और मैं हमेशा इस बात का आपका कायल हूं कि आज के दौर में जब लोग बोलने से डरते हैं, आप दहाड़ते हैं कैमरे के आगे। सो नाइस ऑफ यू कमिंग टू माय प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।